फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम अपने ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं और कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स के पर्सपेक्टिव से। और अगर आप एआई प्रोग्रामर हो तो डेफिनेटली आपको इन सबको यूज करना चाहिए इन योर मॉडल जनरेशन, इन योर पाइपलाइन जनरेशन। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? मेनी फॉर्म्स। इसको इस तरह से समझो कि मान लो आपने एक व्हीकल क्लास की ऑब्जेक्ट बनाया। अब व्हीकल बहुत ही जेनरिक वर्ड है ना। अब व्हीकल क्या हो सकता है? एक मोटर बाइक भी हो सकता है, ठीक है, या तो वो कार हो सकती है, फोर व्हीलर, या तो वो ट्रक भी हो सकता है, वो भी एक व्हीकल है। तो एक व्हीकल अगर कोई बोलता है देन आप उसमें कुछ भी समझ सकते हो ना, बाइक भी, कार भी, ट्रक भी। अगर मैं ऐसे बोलूं व्हीकल बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है, तो अब आप इसमें अंतर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तीनों चीजें स्पीड में चल सकती हैं। बाइक भी स्पीड में चल सकती है, कार भी चल सकती है, ट्रक भी चल सकती है। दो इनकी स्पीड इंडिविजुअली डिफरेंट हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड डिफरेंट हो सकती है, बट स्टिल आपके माइंड में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि स्पीड में चल रही है। आपको बहुत जेनरिक बात बोलनी है कोई कि हाँ, व्हीकल बहुत स्पीड में चल रही है और हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मान लो आप कहीं जा रहे हो, तो दूसरा बंदा अगर उसको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता तो मान सकता है ना कि वो आप किसी व्हीकल से आ रहे हो। अब वो व्हीकल बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकती है। करेक्ट। अब सेम चीज हमें प्रोग्राम जब हम लिख रहे होते हैं तो वी डोंट नो कि उसका एक पर्टिकुलर टाइप क्या होगा। हम एक जेनरिक ऑब्जेक्ट लें और उसको कॉल करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एनिमल के हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, है ना, डॉग, कैट और डक। अब ये तीन डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हैं, मान लो, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट में प्रिंट कराना है कोई भी एनिमल आए वो स्पीक करे। अब स्पीक का क्या मतलब हुआ? हमने स्पीक फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो डॉग का ऑब्जेक्ट था, कैट का था, डक का था, वो स्पीक कॉल कर देगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों क्लासेस में ये फंक्शंस हैं। आइदर इसकी जो पेरेंट क्लास होगी उसमें लिखा होगा, या जो अलग अलग क्लासेस हैं उनमें ओवरराइड करा होगा, क्योंकि स्पीक तो तीनों कर सकते हैं। ठीक। अब ये भौं करेगा, ये म्यू करेगी, कैट और डक अपना डक तरह से बात करेगी, तो उसके लिए जो भी प्रिंट होना होगा वो अलग अलग होगा। बट जब हम ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक करेंगे तो ये क्या होगा? इस पर्टिकुलर क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट फॉर्म्स ले लिए, डिफरेंट फॉर्म्स को हम एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एड्रेस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमने पहले तो भी ये चीजें पढ़ी थी कि जिसमें हम फंक्शन ओवरराइड का क्या मतलब हुआ फिर। तो होता क्या है, इसमें पाइथन में डक टाइपिंग होती है। डक टाइपिंग को पहले समझते हैं, फिर हम वापस आएंगे पॉलीमॉर्फिज्म पे। यहाँ पे आप देखो डक टाइपिंग, मतलब इसके बारे में ये डक इसलिए बोलते हैं कि एनीथिंग विच कैन क्वैक, एनीथिंग विच कैन स्विम is a duck, right? We can assume that is a duck because it is quacking and it is also swimming. So duck typing मतलब अगर कोई भी वेरिएबल x वेरिएबल है, we don't know whether it's a integer, string और ऑब्जेक्ट और किसी भी टाइप का और वेरिएबल है, इसका हम अनुमान तभी उसके इसके जो वेरिएबल्स हैं उसके जो मेथड्स हैं उसके बेसिस पे ही लगाएंगे। हमको ये फर्क नहीं पड़ता ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें हमने प्रिंट करने को उसने प्रिंट कर दिया, उसने अब स्ट्रिंग प्रिंट करी, उसने एक इंटीजर प्रिंट करा, वी डोंट नो, एक ऑब्जेक्ट भी था तो वो भी प्रिंट कर दिया, तो भी दिक्कत नहीं है ना। ये इसको हम डक टाइपिंग बोलते हैं क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स और मेथड से तो पता चलता है। जैसे वही डक टाइपिंग, डक टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक डक जो होती है वो क्वैक भी कर सकती है और स्विमिंग भी कर सकती है, तो उसके कुछ वेरिएबल और उसके कुछ मेथड्स अगर ये अलाउ करते हैं, है ना, है उसमें, तो हम उस वेरिएबल को उस टाइप का मान लेंगे। राइट, वी डोंट वरी अबाउट इट। राइट, तो ऐसे ही तीन ऑब्जेक्ट्स थे,
तीन ऑब्जेक्ट्स में स्पीक था, स्पीक हमने कॉल कर दिया, देन इट इज ऑटोमेटिकली बिकम वॉट एवर द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटेन, राइट। अगर डक डॉग होगा तो डॉग का हो जाएगा, कैट होगा तो कैट का हो जाएगा, डक होगा तो डक का हो जाएगा। बाय द वे, ये डक सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल है और ये एक हमने नाम दे दिया डक टाइपिंग। तो हम बात कर रहे थे कि पाइथन में जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो डक टाइपिंग के थ्रू नेचुरल हो जाता है, अपने आप ही चीजें हो रही होती हैं। बट सेम चीज अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। जैसे कि सी प्लस प्लस हुआ, वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिफाइन करेगा कि वो किस टाइप का है, वो स्पीक को कॉल कर सकता है कि नहीं। अब वो स्पीक, हालांकि बिकॉज ये अलग अलग टाइप के हैं, तो इसमें वी पॉइंटर चलता है। वी पॉइंटर वर्चुअल पॉइंटर्स बेसिकली वो डिसाइड करता है मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी जो पेरेंट वाला है, जैसे एनिमल हमारे यहाँ था, ठीक है। अब इसके तीन क्लासेस हो गई, डॉग, यहाँ पे अपना कैट, और ये हो गया अपना डक, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो इसके ही जो बेसिकली स्पीक फंक्शन होगा वो कॉल नहीं होगा, बट वो क्या होगा, आपका जो डॉग था, अगर वो डॉग को रेफरेंस कर रहा है बेसिकली इसमें, है ना, इसको ट्रेड कर रहे हैं, तो ए फर्स्ट जब इटरेशन होगा तब ऑब्जेक्ट इक्वल टू डॉग, ठीक है, तो डॉग का स्पीक कॉल होगा। जब सेकेंड इटरेशन होगा तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैट, तो कैट का स्पीक कॉल होगा। थर्ड टाइम पे डक का कॉल होगा। तो इस चीज को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो आप। ये हमने क्लास बनाई है रेंडरर। अब रेंडरिंग क्या होती है, जैसे आप अपनी स्क्रीन देख रहे हो तो वहां पे कुछ चीजें बन के आ रही हैं। अभी जैसे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो बन के आ रहा है, कुछ थंबनेल्स आ रहे होंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, तो इट इज़ अ रेंडरिंग। अब ये इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है वो यूट्यूब से उठ के आ रहा होगा या किसी वेबसाइट से उठ के आ रहा होगा, अब उसको रेंडर तो आपके कंप्यूटर पे होना है। आपकी छोटी मशीन है, अगर स्क्रीन छोटी है तो छोटे दिखेगा, और किसी की बड़ी स्क्रीन तो बड़ा दिखेगा उस पे, है ना। इंटरनेट कैसा आ रहा है उसके बेसिस पे जो क्वालिटी आती होगी उस पे ब्लर आएगा या थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी आएगी, राइट। अब ऐसे उसमें होगा क्या, जब रेंडर हम कर रहे हैं तो मान लो वेब, जब ब्राउजर होता है वो भी रेंडर करता है किसको, वेब पेज को। अब मान लो वो टेक्स्ट लिखा हमने, हमने एक क्लास बना ली है, ठीक है, इस क्लास को ये इनहेरिट कर रहा है, HTML रेंडर। सेम हमने मार्कडाउन रेंडर लिखा, वो भी रेंडर को बेसिकली इनहेरिट कर रहा है। सेम चीज प्लेन रेंडर, वो भी रेंडर को इनहेरिट कर रहा है। अब भी इंटरेस्टिंग थिंग देखो, ये जो रेंडर था उसमें इम्प्लीमेंटेशन था ये फंक्शन, बट सबने अपना अपना फंक्शन को ओवरराइड करा। और ओवरराइड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखो रिटर्न कर रहे हैं, जब HTML रेंडर तो HTML की तरह से कर रहे हैं, HTML टैग डाल दिए। अगर कोई मार्कडाउन है तो मार्कडाउन के टैग डाल दिए ताकि उससे बोल्ड हो जाए, ठीक है। एक तरीका ये इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो गया रेंडर का। इस वाली क्लास में मार्कडाउन रेंडर में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो गया। प्लेन रेंडर था क्या, उसमें सिंपल टेक्स्ट लिखा। तो ये ठीक समझ में आ गया कि एक रेंडर क्लास थी, पेरेंट क्लास, उसके तीन सब क्लासेस हैं जिन्होंने जो रेंडर है उसको इनहेरिट करा है। इनहेरिट करा है तो मतलब ये फंक्शन भी उनके में आ गया होगा, लेकिन वो अपने तरीके से उसको ओवरराइड कर रहे थे। तो ओवरराइड में यहाँ पे रेंडरर, फिर रिटर्न HTML वाला हो गया। ये मार्कडाउन वाला रेंडर था, उसमें मार्कडाउन रिटर्न कर रहे हैं। जो प्लेन था जो टेक्स्ट एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी वही एग्जाम्पल, जैसे तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक एरे में डाल दिए। अब उस एरे में एक मैसेज हमने बोल दिया और उनको बोला कि रेंडर को जाओ और रेंडर करो, इस फंक्शन को कॉल कर दो। जो भी मैसेज था यहाँ पे हेलो पाइथन। अब जब ऑब्जेक्ट अगर ये HTML वाले को कर रहा होगा तो ये पैराग्राफ वाले टैग आ जाएंगे और वो HTML की तरह रेंडर होगा। जब ये ऑब्जेक्ट आर मार्कडाउन को रेंडर कर रहा होगा तो मार्कडाउन की तरह से ये ऐसा टाइप का रिटर्न होगा, और जब प्लेन होगा तो सिंपल टेक्स्ट रिटर्न हो जाएगा एज अ प्लेन टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, ये समझ आया होगा।
कि आपका जो एक रेफरेंस है वो ऑब्जेक्ट कोई भी है उसको रेंडर कर पा रहा है। करेक्ट। अब हम अपना अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, उसको ऐसे समझो कि एक कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, जैसे कार है मान लो। कार किस किस चीज से बनी होती है, उसकी कुछ एक बॉडी होती है, डिजाइन होता है, उसमें टायर्स लगे होते हैं, है ना, और उसमें क्या होता है, इंजन होता है, ठीक है, और क्या होता है, डैशबोर्ड होता है अंदर, और भी सीट बेल्ट होती हैं। तो ऐसे करके उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर हमें ये करना हुआ तो कॉम्पोजिशन को हम कर सकते हैं, क्लास बना लेंगे और उसके अंदर इन सबके ऑब्जेक्ट्स दे देंगे, और ये भी अपने आप में क्लासेस हैं। डैशबोर्ड एक अपने क्लास है, इंजन अपने आप में है, टायर्स अपने आप में क्लास है, बॉडी जो स्केलेटन है वो एक अपने आप में क्लास है, सीट बेल्ट वगैरह वो अपने आप में क्लास है। बट कार क्या है, एक कॉम्पोजिशन है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करना। वो अरेंजमेंट किस पर डिपेंड करता है, वो एक्चुअली कार क्लास पर डिपेंड करता है कैसे अरेंज होगा। अब कार के बदले ट्रक हो गया मान लो, ट्रक में भी यही सब कुछ पार्ट्स होंगे, बट उसके अरेंजमेंट एक अलग तरीके से होगा, उसकी कुछ अलग प्रायोरिटीज होंगी। तो जो क्लास है कार, वो डिफाइन कर रही है कि कैसे अरेंज करना है, किस तरह से ये बिहेव करेंगे, बट जो बिहेव करेंगे जो वो भी अपने आप में क्लासेस हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, एक इंजन क्लास है, उसमें एक स्टार्ट फंक्शन है। अब जब हमने कार बनाया, कार के अंदर एक इनिट में एक वेरिएबल बना दिया इंजन, और उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो ये पार्ट हुआ अपना कॉम्पोजिशन का। इसमें रिलेशनशिप जो आता है वो किसका आता है, हैज आ। आपको याद हो जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, उस केस में क्या था, वो इज अ रिलेशन था। अगर इसी क्लास को हम, जो कार है, कार, और इसको इनहेरिट कर लेते फ्रॉम इंजन, ठीक है, बाकी की चीजें, तो यहां पे ये चीज क्या मानी जाती, इनहेरिटेंस। उसमें क्या रिलेशन होता, इज अ, कार इज अ इंजन। बट ये तो गलत है ना, कार इंजन नहीं है, ना कि इंजन कार है, ये भी गलत है। तो इनहेरिटेंस तो नहीं हो सकता यहाँ पे कौन सा रिलेशन बेस्ट लग रहा है, हैजा, मतलब कार हैज अ इंजन, इस तरह से अगर बोलते हैं तो ठीक लग रहा है। कार के पास एक इंजन है, इंजन रिप्लेस भी कर सकते हैं, इंजन एक अलग टाइप का हो सकता है, इलेक्ट्रिक इंजन हो सकता है, और ऑटोमोबाइल जो क्रूड ऑयल पेट्रोल इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, अलग अलग टाइप के इंजन हो सकते हैं। यहाँ पे आप हायरार्की समझो अच्छे से, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इंजन आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसमें एक आपका इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, एक अपना डीजल इंजन हो गया, एक मान लो पेट्रोल इंजन हो गया ना, तीन टाइप के इंजन हो गए। और आपकी कार है, आपकी कार जो है क्लास, उसके अंदर एक इंजन टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब वो इंजन, आज मान लो आपने इलेक्ट्रिक कार लिया तो इलेक्ट्रिक इंजन है, और जब आपको इस कार को मान लो इसी डीजल वेरिएंट भी बनाना है तो आप बस इंजन बदल दोगे, बाकी की जो भी आइटम्स है इसमें सेम रहेगा, फंक्शंस हैं वो भी इवन सेम रहेंगे, अरेंजमेंट है इवन वो भी सेम रहेगा, है ना। आप एक मॉडल कार को का जो है, उसमें एक आपका इलेक्ट्रिक भी पार्ट आता है और एक डीजल भी आता है। तो उसमें सिर्फ क्या किया आपने चेंज, इंजन चेंज किया, इंजन का ऑब्जेक्ट वो अलग कर दिया। तो इसमें क्या आ रहा है, रिलेशनशिप हैज आ, कार हैज अ इंजन, ठीक है। अब इसके जो वेरिएबल्स हैं, आप कॉल कर सकते हो, आपके क्या ये वेरिएबल है अपने कंस्ट्रक्टर में। तो सेल्फ डॉट इंजन, अब स्टार्ट, अब इंजन, जो इंजन के पास स्टार्ट फंक्शन होगा, एक इलेक्ट्रिक इंजन अलग तरीके से शुरू होगा, डीजल इंजन अलग तरीके से शुरू होगा। जो कार है उसको तो बस उसके पास एक इंजन था और उसने उसको स्टार्ट कर दिया, करेक्ट। जब हम कार स्टार्ट करेंगे तो उसके इंजन को स्टार्ट कर दिया बेसिकली, यही चीज होगी। तो ये कॉम्पोजिशन समझ में आया। जो इनहेरिटेंस था वो डिफरेंट था। इनहेरिटेंस में क्या होता है, वो इज अ रिलेशनशिप होता है, बेस क्लास इज अ टाइप ऑफ पेरेंट क्लास, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बेस जो आपकी
ड्राइव क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, इज अ नॉट इज अ एक्चुअली इज अ हैज अ रिलेशनशिप विथ पेरेंट क्लास। तो उस केस में हम कॉम्पोजिशन यूज करते हैं, वरना हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे और इसमें क्लास को इनहेरिट करेंगे। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप इनहेरिटेंस और ये कॉम्पोजिशन में कंपेयर कर रहे हो, तो आपको देखना होगा कि यार मुझे इनहेरिटेंस ज़्यादा सूट करेगा या कॉम्पोजिशन। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका जो कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादा सूट करे कंपेयर टू इनहेरिटेंस, अगर आपकी मल्टीपल लेवल की हायरार्की है। मान लो ए से बी ने किया, बी से सी ने किया, डी डी से सी से डी ने किया, ई से। अब इतने लेवल पे जो आपके फंक्शंस हैं वो ऐसे तो मूव कर रहे होंगे, और आपको कुछ फंक्शंस आपने ऑलरेडी डिफाइन करे होंगे मान लो ए में, और आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हो तो वो फंक्शन भी रहेंगे। तो आप कैसे ट्रैक करोगे? कोड लिखने में, फिर कोड मेंटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होता है, आपको इनहेरिटेंस यूज करना है या कॉम्पोजिशन, डिपेंडिंग ऑन द यूज केसेस। ईच हैज इट्स ओन वैलिड केसेस। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो लॉगर क्लास थी, ठीक है। अब लॉगर क्लास क्या होगी? उसमें एक लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन क्या कर रहा है? सिंपल प्रिंट कर दे रहा है जो भी मैसेज आया, ठीक है। आपने एक डेटा क्लास, डेटाबेस क्लास बनाई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेटाबेस इज अ लॉगर। ये तो गलत है कहना। मैं ये कह सकता हूँ डीबी, डेटाबेस हैज अ लॉगर, राइट। हैज अ रिलेशनशिप फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? कॉम्पोजिशन यूज करेंगे। कॉम्पोजिशन का बेस्ट तरीका क्या यूज होता है? आप कंस्ट्रक्टर में उस टाइप, जो टाइप का ऑब्जेक्ट क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो और वो अपने पास रख लो, ताकि जब भी आपको इसको कॉल करना है तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसके फंक्शंस कॉल कर पाओ। लेकिन कौन से फंक्शंस कॉल कर पाओगे? जो कि पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है ना। वैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड नहीं कॉल कर सकते, बट गिवन पाइथन में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं कर पाते हैं, तो प्रोटेक्टर वैसे हम नहीं करेंगे यूज। जो राइट कन्वेंशन वो क्या है? आप पब्लिक फंक्शंस को यूज करो उसमें, ठीक है। अभी क्या किया हमने? सेव फंक्शन एक नया लिखा, उसमें लॉगर का जो लॉग कॉल कर दिया। अब ये लॉगर, ये वाला बेस, इस जो कंस्ट्रक्टर है इसमें एक ऑब्जेक्ट है इसका, तो उसका एक लॉग फंक्शन कॉल कर दिया। अभी क्या है? डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का? इस क्लास का। अब इस क्लास में जब हमने सेव कॉल करा, तो सेव में कौन सा कॉल हुआ? ये वाला फंक्शन। इसमें क्या हुआ? लॉगर। लॉगर ने लॉग करा। लॉगर क्या था? आपका कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट इस क्लास का था, इसमें लॉग क्या करता था? प्रिंट कर देगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। आपका लॉग का जो मैसेज और आपका लॉग, राइट। तो ऐसे करके आपका एक प्रिंट हुआ। डीबी डॉट गेट, अब इसने यूजर नेम अपने आप को रिटर्न कर रहा है बस। तो आई होप आपको कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में, वो है आपका एब्स्ट्रैक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक इसमें, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस। अब एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? इससे पहले मैं थोड़ा डिटेल में एब्स्ट्रैक्शन में जाऊं यहाँ पे, आप ये समझो एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्यों? क्योंकि इससे आप क्या है ना, बहुत सारी चीजें पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हो। एक तरह से सोचो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट्स हैं, है ना। अभी क्या चल रहा है? गवर्नमेंट में मान लो कुछ इंस्ट्रक्शंस निकालने हैं, इसके पास कुछ ऑफिसर्स हैं, मान लो जो क्लास ए के ऑफिसर्स हैं, कुछ बी के ऑफिसर्स हैं, कुछ सी के ऑफिसर हैं, कुछ डी के ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अब ये चीज है, और गवर्नमेंट में कुछ जो जो इंस्ट्रक्शन, जो रूल करने आए, वो तो एक जनरल पब्लिक भी है, ठीक है। अब मान लो ये तीन अलग अलग टाइप, ये तीन क्या, पांच अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्लासेस हैं। क्लास वन के जो ऑफिसर्स होंगे उनको कुछ अलग प्रिविलेजेस हैं, बी को कुछ थोड़ी सी उससे कम होंगी, उनके कुछ पावर्स होंगे, ऐसे सी में, ऐसे डी में, और एक जनरल पब्लिक है, उनके कुछ राइट्स हैं, वो उसके पास है।
और जो राइट्स पब्लिक के पास हैं वो इनके पास भी होते हैं, लेकिन थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सर्विस एग्रीमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? तो आपने कैसे बनाया कि मान लो एक अब गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर करना है, ठीक है, मान लो वो कहती है कि यू नीड टू पे द टैक्सेस, राइट? तो इसमें क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट होगा, वो एक इसके टाइप को ओबीजे को हैंडल करेगा, और यहाँ पे पे टैक्सेस करके एक फंक्शन लिख दिया हमने। अब पे टैक्सेस जब हमने फंक्शन लिख दिया, तो ऑब्जेक्ट जिस टाइप का होगा, अगर ए टाइप का होगा तो आपने उसके रूल्स के हिसाब से पे करेगा, बी होगा तो बी अलग हिसाब से करेगा, सी होगा, डी होगा, पब्लिक होगी, है ना? अब पब्लिक में भी कुछ अल्ट्रा रिच होंगे, कुछ मिडिल क्लास होंगे, कुछ लोअर मिडिल क्लास होंगे, तो वो अपने तरह से टैक्स पे करेंगे। ऐसे ही कुछ मान लो रूल्स आ गए कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जैसे मान लो सेक्शन 144 लगा दिया, है ना, कर्फ्यू लग गया आपके शहर में, तो वहां पे जो मूवमेंट होगा वो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब वो उसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट रिस्ट्रिक्शन, है ना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, मान लो मैं यहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन करके एक फंक्शन कर दिया, तो पब्लिक के लिए एक अलग टाइप का रिस्ट्रिक्शंस है, जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग टाइप का रिस्ट्रिक्शंस है, बट जो गवर्नमेंट का जो कोड है ना, वो तो आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो। अगर ये एब्स्ट्रक्शन नहीं होती तो गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, अच्छा मेरे पास कितने टाइप की पब्लिक है, कितने टाइप के ऑफिसर्स हैं, उन सब पे एक अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। उनको अभी ये ध्यान नहीं देना है, बस उनको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन पे अगर रूल लगाना है कुछ, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बता रहा हूँ, है ना? अगर आप मान लो जो पूरे वर्ल्ड को या पूरे जो इंडिया है उसको आप उसका कोड लिखना चाहो, उसको कोड के फॉर्म में, है ना, जैसे गेम होते हैं, तो गेम में भी तो ऐसे कुछ होते हैं ना, कुछ पावरफुल अथॉरिटी होगी, उसमें कुछ लोग होंगे, उसमें कुछ व्हीकल होंगे, कुछ पावर होगी किसी हर प्लेयर की, अ, उसके बेसिस पे उसके कुछ स्कोर्स होंगे, राइट? तो ऐसे ही अगर एब्स्ट्रैक्शन होगा तो जो आपका जो मेन कोड है वो सिंपल फ्लो चलेगा, और होने तो जो भी टाइप है, उसी एब्स्ट्रैक्शन के कारण ये सब पॉसिबल होता है। तो ऊप्स में अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन अच्छे से सीख लिया, देन यू आर डन। आपको ये एब्स्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आ गई, और आपके जो आगे के जो डिजाइन पैटर्न्स हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बने हैं कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे किस सेट के एब्स्ट्रैक्शंस यूज करते हो, उससे प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाती है, राइट? अभी मैं वापस आता हूँ अपने एब्स्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे, पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें एक क्लास है एबीसी, राइट? अगर आप किसी भी क्लास में इसको इनहेरिट करते हो तो क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फायदे और नुकसान क्या है, या उसकी कैपेबिलिटीज क्या है? जब भी कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी तो उस केस में क्या होगा, उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। जैसे शेप है, अगर मैं शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूं तो ये चीज गलत हो जाएगी। शेप का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना होगा कुछ फंक्शंस। ये बेसिकली इंटरफेस डिफाइन करने के काम आता है ना? अब इंटरफेस क्या होता है कि आप क्लास के मेथड लिख दो, और उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो इम्प्लीमेंट करते रहेंगी अपने तरीके से। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे शेप था, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। एक डेकोरेटर है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर क्या करता है, आपको अगर डेकोरेटर नहीं पता तो मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा और वो डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो डेकोरेटर्स होते क्या है। अभी के लिए समझो कि डेकोरेटर है, और इसके फंक्शंस में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इसने ऐड कर दी, ठीक है, एरिया को। लेकिन जब भी ये जिस फंक्शन के ऊपर ये डेकोरेटर लग जाता है तो ये कंपलसरी हो जाता है। तो ये कंपलसरी हो जाता है, जो भी क्लास इस शेप को इनहेरिट करेगी, मान लो शेप को मैं कौन होगा, सर्किल होगा, ठीक है, वो शेप को इनहेरिट कर सकता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लास की कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। तो इसको एरिया
इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि शेप है, शेप का कुछ एरिया अलग अलग फॉर्मूला लगता है, सर्किल में अलग लगेगा, ट्राइंगल में अलग लगेगा। ऐसे ही पैरामीटर, पैरामीटर भी इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। मान लो यहाँ पे कोई तीसरा फंक्शन होता, बाउंड्रीज, ठीक है, और इसने कुछ अपनी डेफिनेशन दे रखी होती है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने आप ही मिल जाएगी सर्किल में। करेक्ट। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। यहाँ पे हमने देखा फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट एबीसी एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये तो क्लास हुई, तो शेप ने इनहेरिट कर दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने एरिया पे लगा दिया, पैरामीटर पे लगा दिया, डिस्क्राइब पे नहीं लगाया, ये ध्यान रखना। एरिया पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये अपना पैरामीटर पे भी एब्स्ट्रैक्शन है, बट इस पे नहीं है। तो इसका जो भी क्लास होगी सर्किल, जो इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, शेप को, उसको जरूरत नहीं है कि डिस्क्राइब को वो फिर से ओवरराइड करे, बट ये कंपलसरी है कि आप एरिया को और पैरामीटर को अपने आप से डिफाइन करो। तो इसने अपने फॉर्मूला लगाए सर्किल के हिसाब से। रेक्टेंगल होता तो वो अपने हिसाब से लगाता, डिस्क्राइब वाले फंक्शन की जरूरत नहीं रही। रेक्टेंगल ने क्या करा, शेप लिया, शेप में एरिया और पैरामीटर, इनको अपना फॉर्मूला लगा दिया। और जब शेप जो ये एब्स्ट्रैक्शन, ये यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखना है ना। और इनहेरिटेंस हमने पहले ही देख लिया था, तो वो भी यूज हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शंस भी यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए और उन दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कॉल करा, तो दोनों ऑब्जेक्ट में डिस्क्राइब था, तो वो चल जाएगा। लेकिन हम शेप का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एरर दे देगा, कांट बी इंस्टेंशिएट बिकॉज इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये आपको ध्यान रखना होगा, राइट। अब आप एक एग्जाम्पल कर सकते हो अपने लिए, प्रैक्टिस टास्क है। इसमें क्या करो, आप एक पेमेंट प्रोसेसर बनाओ, एक क्लास। उस क्लास में दो फंक्शंस होने चाहिए आपके, चार्ज और रिफंड। चार्ज में क्या करेगा, जो भी पेमेंट है वो कट जाएगा, उसका बैलेंस को देखेगा और उतना पैसा काट लेगा। रिफंड में क्या कर देगा, उतना पैसा उसमें ऐड कर देगा बैलेंस में। ये तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुई। अब वो पेमेंट प्रोसेसर कौन सा पेमेंट है, क्या है, आपका वॉलेट है, यूपीआई है, आपका क्रेडिट कार्ड है ना। इसकी दो इंप्लीमेंट करे चाइल्ड क्लासेस, इस फंक्शन, इस जो पेमेंट प्रोसेसर है इसको इनहेरिट करके। पेमेंट प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे, चार्ज और रिफंड, एंड वी डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। जो भी उसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, पेमेंट प्रोसेसर के पास एक क्लीन इंटरफेस है, उसमें पता है कि दो फंक्शंस होंगे ही होंगे, और जो भी क्लास उसको इनहेरिट कर रही होगी उन दो को इम्प्लीमेंट कर देगी, बाकी की सारी चीजें हो जाएंगी। अब इससे फायदा क्या होता है, जो आपका मेन कोड होगा जहां पे आप पेमेंट प्रोसेस कर रहे हो, मान लो आप एक रेस्टोरेंट के लिए कोड लिख रहे हो, तो पेमेंट प्रोसेसर जो भी टाइप का होगा उसमें उसमें बस चार्ज करना है, और अगर पेमेंट फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रीजन तो रिफंड करना है, दैट्स इट। आपको सारा कोड फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जो जेनरिक कोड होगा वो पेमेंट प्रोसेसर में रहेगा, और फंक्शंस के नाम सेम है, तो इसलिए आप पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को दे दो, जो भी कस्टमर आएगा वो कभी वो क्रेडिट कार्ड देगा, कभी वो वॉलेट देगा, उसके बेसिस पे बस आपके जो पेमेंट जब प्रोसेस हो रही है वहां पे आपको चार्ज कॉल करना है। करेक्ट। इसको आप टेस्ट करो, इसको आपका कोड लिखो, चलाओ, और जो भी कोड होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जितना आप इंगेज करोगे आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर फॉर योर लर्निंग एंड रिटेंशन, जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हो। सो विद दिस नोट आई विल टेक लीव नाउ। थैंक यू, बाय।